चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी बेटा कंसंट्रेशन सेल यानी सांद्रता सेल। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी क्या, डेल जी की हेल्प से क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना बेटा, ठीक है। यानी जैसे कोई हाफ सेल रिएक्शन हमें दे देगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल जी की हेल्प से हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, समझ में आया था? क्लियर, यस और नो? चलो बेटा आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ECS। बार बार यही लिखेंगे ECS ECS, ओके। चलो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, हिंदी में लिखो बेटा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिख लिया डी? चलो बेटा बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी ECS शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ये है क्या? तो बच्चों एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मली अपन क्या कहेंगे, ये एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस होता है बेटा। कैसे? जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं या पीरियडिक टेबल में हम बात करते हैं, तो अपन क्या करते हैं बेटा, पीरियडिक टेबल में हम क्या कहते हैं, यानी एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस से अरेंज करते हैं, नहीं करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, जैसे अपन पीरियडिक टेबल में क्या करते हैं बेटा, जैसे एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं यहां भी, क्या करते हैं, कई सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। क्लियर? अब आप कहोगे सर यहाँ भी एलिमेंट को सीक्वेंस में अरेंज करने का जो बेसिस है, आधार है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर ही है क्या? नहीं। तो यहाँ जो सीक्वेंस में अरेंज करने का जो बेसिस होता है, एक क्रम में व्यवस्थित करने का आधार होता है, वो होता है बेटा SOP या SRP। मैंने क्या कहा, यहाँ जो एलिमेंट को हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे बेटा उसका बेसिस क्या है, या तो SOP या होता है बेटा SRP। नॉर्मली ये बोला जाता है कि SRP के सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, लेकिन दोनों बोल सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है, एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, दूसरे का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ओके, कैसे करना है बेटा समझना। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो क्या करते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे की दिशा में बात करें, तो एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी SRP का बढ़ता क्रम। क्लियर? या फिर इसका उल्टा बोल देंगे SOP का डिक्रीजिंग ऑर्डर, SOP का घटता क्रम। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? हमने क्या कहा था, एक एक चीज पीछे पढ़ी है बेटा, हमने क्या कहा था, हमें SOP और SRP दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा। क्लियर? तो पहली बात तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, देखो समझना इस बात को, ECS के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, समझते जाना अच्छे से बेटा। कैसे? इन ECS, पहली बात तो अपन क्या लिखेंगे, इन ECS में क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूं टॉप और ये मैं लिख रहा हूं बेटा बॉटम। क्लियर? यानी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में बात करें तो बच्चों क्या होता है, जो SRP होता है उसका क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? और जो SOP होता है उसका क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। एक बात तो ये हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? नोट नहीं करना, सिर्फ समझते जाना बेटा पहले। ओके, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब क्या कहेंगे, SRP क्या होता है, SOP क्या होता है, ये तो ध्यान है ना। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। क्लियर? और SRP क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। क्लियर? यहां तक बात ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या आएगा, थोड़ा रेडॉक्स का भी रोल आएगा बेटा। ओके, थोड़ा रेडॉक्स का रोल कैसे आएगा, इसमें बार बार दो वर्ड आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। क्या कहा मैंने, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ON, रिड्यूसिंग नेचर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा RN। ON ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, RN रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति। ठीक है, जिन बच्चों को रेडॉक्स का आइडिया नहीं है
उनके अगर दिमाग में ऐसा ही होता क्या है, तो इजी वे में समझना बेटा। क्या अगर दो एलिमेंट है ए और बी, क्या कहा, दो एलिमेंट में बोल रहा हूं बेटा ए और बी। ए अगर क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा, ए अगर क्या करे, बी को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी ए अगर बी का ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, इसका मतलब ए की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है। मैंने क्या कहा, ए अगर बी का ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, इसका मतलब ए की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा थी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसी वजह से तो इसने बी का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका उल्टा बोलूं, अगर बी क्या बेटा, अगर ए का रिडक्शन कर दे, मैंने क्या कहा, अगर एलिमेंट, अगर तत्व बी क्या कर दे, ए का रिडक्शन कर दे, इसका मतलब बी की क्या थी, बी ने ए का रिडक्शन कर दिया। कैसे किया, क्योंकि बी की रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा थी। समझ में आ गया। क्लियर। तो इजी वे में अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, जो एलिमेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, उस एलिमेंट को बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस नेचर को बोलते हैं, प्रवृत्ति को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। क्लियर। और या फिर जो एलिमेंट, जो तत्व किसी दूसरे का रिडक्शन करता है, अपचयन करता है, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। क्लियर। इसका मतलब उसकी इस कैरेक्टर को बोलेंगे, क्या बोल देंगे, उसकी अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर। समझ में आ गया। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, यहां पर बेटा दो वर्ड बार बार यूज होंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति और क्या, अपचायक प्रवृत्ति। बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर हमें यहां इससे क्या मतलब है, आपको क्या अलग अलग एलिमेंट के एसआरपी और एसओपी के बेसिस पे ये पूछा जाएगा, किसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगी, किसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। क्लियर। इन बातों का हमें कैसे ध्यान रखना है बेटा, समझना है इस बात को। नेक्स्ट देखो, तो आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, एसओपी और एसआरपी से अपन क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति और अपचायक प्रवृत्ति को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, समझना। एसओपी क्या कहा, एसओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना बेटा, आर एन। मैंने क्या कहा, एसओपी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रिड्यूसिंग नेचर के। क्लियर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। क्लियर। ठीक है बेटा। वही अगर अपन बात करें एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग नेचर। मैंने क्या लिखा है, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है साइड में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसओपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। ये क्या है बेटा, ओएन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, आरएन क्या है, रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति। लिखा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। पहली बात तो बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, बच्चा क्या कहेगा, एसओपी ज्यादा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं चैप्टर का फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं, उसमें मैं यही बात कहता हूं कि बेटा पूरे सिलेबस में ये काम आएगा। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम होना बेटा। क्लियर। कैसे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, इसका मतलब ए ज्यादा तो बी ज्यादा, ए कम तो बी कम, काम खत्म, सेम टू सेम। क्लियर। एक होता है बेटा इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/, वाली कंडीशन। क्या, ए प्रोपोर्शनल टू 1/b या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। क्लियर। इसका मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट होना, विपरीत होना, उल्टा होना। इसका मतलब ए और बी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मतलब सेम सेम थे, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। क्लियर। लेकिन अगर इनवर्स है, इनवर्स का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट होना, ए इंक्रीज तो बी डिक्रीज, ए डिक्रीज तो बी इंक्रीज। आ गया समझ में। क्लियर। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, बच्चा कंफ्यूज यहां होता है बेटा, क्या, यानी एसओपी की बात करिए, एसआरपी की बात करिए तो डायरेक्टली कर देता है, वर्डिंग को मैच करके एसओपी बोला है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, अपोजिट होता है बेटा। देखो दिमाग में कैसे सेट रखना है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब किसके है,
पोटेंशियल कौन सा है बेटा, ऑक्सीडेशन वाला, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट नेचर, रिड्यूसिंग वाली नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के क्या है, इनवर्स है। क्लियर, ठीक है। यहां आप देख सकते हो बेटा एसआरपी की बात करें, पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन वाला, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। क्लियर, और रिड्यूसिंग नेचर के क्या है, इनवर्स है। क्लियर, इस चीज को अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं दिमाग में सेट रखना चाहूं बेटा तो क्या लिखेंगे, 2 ट्रिक जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या, एक तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है बेटा, इसमें एसओपी और एसआरपी दोनों आ जाएंगे। क्लियर, क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अपोजिट नेचर, समझते जाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अपोजिट नेचर, यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव आपने लिया है वो विपरीत प्रवृत्ति के क्या होगा, समानुपाती। क्लियर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, सेम नेचर। क्या कहा, यानी इनवर्स होगा किसके, सेम नेचर के। आप कहोगे सर कैसे, तो ऐसे समझना बेटा, कैसे, हमने क्या लिया, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला। तो देख सकते हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिड्यूसिंग नेचर के। देखो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है यहां पर, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिड्यूसिंग नेचर के। क्लियर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट नेचर। क्लियर, और इनवर्स किसके है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। इसका मतलब ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल था और ऑक्सीडाइजिंग नेचर के क्या है, इनवर्स है, तो सेम नेचर के क्या होगा, इनवर्स। क्लियर, यहां देख सकते हो बेटा एसआरपी की अगर मैं बात करूं तो एसआरपी के लिए क्या कहेंगे बेटा, एसआरपी देखो रिडक्शन वाला पोटेंशियल है। क्या कहा, पोटेंशियल कौन सा, रिडक्शन वाला पोटेंशियल है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, अपोजिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिड्यूसिंग नेचर आरएन के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलो बेटा आगे समझो बच्चों, अब क्या कहेंगे, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना, बहुत काम आएगी। क्या, बच्चा अगर कंफ्यूज हो, देखो रटाफिकेशन से क्या करेगा, अगर बच्चे से पूछे कि किसी की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, मैंने क्या कहा, किसी के लिए ON की वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीकरण ज्यादा करेगा क्या, नहीं बेटा। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, दूसरे को ऑक्सीकृत करने की प्रवृत्ति ज्यादा है बेटा। क्लियर, ठीक है। और क्या कहेंगे, किसी के लिए अगर Rn रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी उसके द्वारा किसी दूसरे तत्वों को अपचयित करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं कहूं, ट्रिक का मतलब ही क्या होता है, इजी वे में दिमाग में सेट रखना बेटा। क्लियर, ना कि बुक्स की लैंग्वेज को रटना। कैसे, इजी वे में अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्पीसीज। मैंने क्या कहा, किसी एलिमेंट के लिए अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर को डिसाइड करना है, वो कैसे करना है, किसी अदर स्पीसीज के रेस्पेक्ट में करना है। कैसे, अगर कोई एलिमेंट ए है बेटा, सपोज करो मैंने क्या कहा, अगर एलिमेंट ए के थ्रू क्या करेंगे, एलिमेंट ए के लिए अगर किसी अदर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब ए किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ना कि खुद ऑक्सीडाइज होगा। आ गया समझ में, तो ए की ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होगी। क्लियर, या फिर उल्टा बोलूं, एलिमेंट ए है, उसकी किसी दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की, अपचयित करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, खुद की रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। खुद की रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है, दूसरे को अपचयित करने की प्रवृत्ति, रिड्यूस करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब किसी एलिमेंट के लिए अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर यानी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा है, तो मतलब दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर, ठीक है। किसी एलिमेंट की अगर रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा है, तो दूसरे को इजीली रिड्यूस करेगा, अपचयित करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। और भी सिंपल वे में कहूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, किसी को भी जो टैग दिया जाता है बेटा, वो क्या होता है, दूसरे के रेस्पेक्ट में देते हैं। कैसे, हम बोलते हैं क्या कि वो अच्छा इंसान है, इसका मतलब अच्छा
अच्छा है, अरे खुद के लिए तो सभी अच्छे होते हैं, इसका मतलब क्या किया, अच्छा है, इसका मतलब क्या, तो दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। हम बोले कि कोई बुरा है, इसका मतलब क्या, अरे खुद के लिए बुरा है क्या, नो, खुद के लिए तो सभी अच्छे होते हैं। कोई बुरा है, इसका मतलब दूसरे के लिए क्या करता है, उसका नेचर खराब है, इस वजह से हमने उसे टैग दिया कि वो बुरा है। समझ में आ रहा है, क्लियर। या फिर हम बोलते हैं बेटा क्या, किसी ने क्या किया, जैसे अपन बोलते हैं कि किसी ने मान लो 100 रुपये डोनेट किए, तो डोनेट किए तो ऐसा है क्या कि उसने क्या किया, इस पर्स से क्या किया, पर्स निकाला, 100 रुपये निकाले और खुद की जेब में 100 रुपये डाल लिए कि मैंने खुद को 100 रुपये डोनेट कर दिए, दान कर दिए। मैंने क्या कहा, कोई डोनेट करता है, डोनेट करता है तो क्या करेगा, ऐसा है क्या, अरे इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल लिया कि ये लो मैंने खुद को 100 रुपये डोनेट कर दिए, मैं डोनेट करता हूँ, दान करता हूँ। ये कोई डोनेट करना है क्या, नो। अपन जो कोई भी प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, दूसरे के रेस्पेक्ट में। डोनेट करना कब बोलेंगे, जब किसी दूसरे को डोनेट करेगा, दूसरे को दान करेगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर। किसी एलिमेंट की ऑक्सीकारक या अपचायक प्रवृत्ति को हमें निर्धारित करना है, डिसाइड करना है, वो क्या करेंगे, किसी अदर के रेस्पेक्ट में, दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, कि अगर दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीकृत करता है, मतलब उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा है। क्लियर। अगर दूसरे को इजीली रिड्यूस करता है, इजीली अपचयित करता है, इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर। ठीक है, ये ट्रिक भी मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं बेटा। देखो फॉर मेटल्स ध्यान रखना बेटा, क्या लिखेंगे, अगर मेटल के रेस्पेक्ट में मैं बात कहूं तो क्या लिखेंगे, फॉर मेटल्स। ध्यान रखना बेटा, जो रिएक्टिविटी होती है, क्या कहा, मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी, क्रियाशीलता होगी बेटा, वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। क्या कहा, मेटल के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। क्लियर। वही अगर मैं बात करूं फॉर नॉन मेटल्स, अधातुओं के लिए, तो क्या लिखेंगे बेटा, नॉन मेटल के लिए क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी, जो उसकी क्रियाशीलता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रे SRP होती है। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर। अरे यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, ओके, कोई डाउट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, नोट करना। चलो, कोई डाउट के लिए मैसेज आया क्या, कोई डाउट है बेटा किसी के, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखो इन ECS, स्टेटमेंट लिखो, इन ECS elements are arranged in ECS elements are arranged in ECS elements are arranged in increasing order of in ECS elements are arranged increasing order of SRP elements are arranged increasing order of SRP और decreasing order of SOP और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, ECS में तत्वों को SRP के बढ़ते क्रम में, ECS में तत्वों को SRP के बढ़ते क्रम में या SOP के घटते क्रम में, SOP के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। SRP के बढ़ते क्रम में या SOP के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बात समझ में आ गई बेटा, ओके। ठीक है, अब आपको नोट करना स्टार्ट करना है बेटा, कैसे, ये तो ऐसा कैसा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी जगह रख लेना बेटा, थोड़ा स्पेस रख लेना, ठीक है। इनका मीनिंग मैं लिखाऊंगा इसके साइड में, क्लियर, ठीक है। और यहाँ तक नोट करना, एक ट्रिक यहाँ भी लिखाऊंगा बेटा, ओके। यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, ये 2 लाइन छोड़ देना, बाकी छाप दो बेटा ऐसा कैसा।
स्टार्ट हो जाऊं? अरे नोट कर लिया क्या? ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले इसके साइड में लिख लो इनका मीनिंग क्या होता है। लिखो SOP। SOP क्या होता है बेटा? इनका मीनिंग लिख लो SOP। ये जो मैंने कहा था साइड में स्पेस छोड़ देना बेटा। SOP लिख लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। SRP लिख लो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव लिख लिए। ON ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ON क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। लिख लिए। RN लिखो बेटा रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर अपचायक प्रवृत्ति लिख लिए। ठीक है, यहां पे 2 लाइन छोड़ी थी बेटा, छोड़ी थी क्या? लिखो बेटा जो सेकंड ट्रिक अपनी ये ध्यान रखने दिमाग में क्या लिखो द ON and Rn of element, the ON and Rn of element, the ON and Rn of element is determined with respect to other element, with respect to other elements, with respect to other elements। ठीक है, हिंदी में लिखो तत्व की ON तथा Rn तत्व की ON तथा Rn अन्य तत्वों के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, अन्य तत्वों के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, अन्य तत्वों के सापेक्ष निर्धारित की जाती है।
यानी दूसरे के रेस्पेक्ट में इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूले अपने लिखे हैं बेटा, इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान होगा कि कौन सा पोटेंशियल कौन सी नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी नेचर के इनवर्स है, तो ही आप कर पाओगे बेटा। ओके, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा। क्लियर, अरे यहां तक बात ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, फिर उसके लिए अपन एक ट्रिक के अकॉर्डिंग सीरीज बनाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, समझना। चलो बेटा देखो कैसे करना है। एक अपन बात करें तो अपन ने क्या लिखा, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो अपन ने क्या कहा बेटा, टॉप टू बॉटम अपन ने क्या कहा, एसआरपी। एसआरपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, यस और नो होता है। और अपन ने क्या कहा, मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी वो एसआरपी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स। इनवर्स तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्या कहा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमें पता है बच्चों, एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में डिक्रीज होगी बेटा। क्लियर। और अपने नॉन मेटल के लिए क्या कहा था, अधातुओं के लिए हमें पता है एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं की क्रियाशीलता। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, रिएक्टिविटी, क्या कहा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, हमें पता है एसआरपी इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। अब बच्चों और अपन क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। आपको याद हो तो बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में एक हमने चीज पढ़ी थी, क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमने बात की थी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, याद है ना बेटा, विसर्जन विभव। क्लियर, डिस्चार्जिंग या डिपोजिशन पोटेंशियल, विसर्जन या विक्षेपण विभव। क्लियर, मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट में ये काम आएगा। क्लियर, काम कैसे आएगा, देखो बेटा इसको एसआरपी से कैसे अपन को रिलेट करते हैं, समझना इस बात को। हमें पता है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, मैंने वहां भी कहा था ईसीएस में क्या होता है, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, क्या कहा, विसर्जन विभव होता है बेटा। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैंने क्या कहा, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा हमें पता है उसके डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी बेटा, याद है ना, एक एक चीज अपन ने पढ़ी है। इसका मतलब ये डिक्रीज होगा तो अपन क्या कह सकते हैं, अरे डिस्चार्जिंग नेचर, डिस्चार्जिंग नेचर क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। यस और नो, मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई। टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अरे छापा सीबीआई वो ट्रिक बताई थी बेटा, याद है ना। क्लियर, उसी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो डिस्चार्जिंग नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, अब मुझे देखो करना क्या है, एसआरपी से मुझे कंपेयर करना है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में एसआरपी भी इंक्रीज होता है और डिस्चार्जिंग नेचर भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब दोनों इंक्रीज होते हैं सेम। मैंने क्या कहा, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा बेटा, डिस्चार्जिंग नेचर, क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग नेचर, विसर्जन, क्या, विसर्जित होने की प्रवृत्ति, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, एसआरपी, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बेटा, एसओपी। ये फाइनल मेरे पास कंक्लूजन आ गया, एसआरपी या एसओपी के रेस्पेक्ट में डिस्चार्जिंग नेचर, विसर्जन की प्रवृत्ति का। क्लियर, नोट करो बेटा। नोट करो।
नोट कर लिए बेटा? अरे कर लिए क्या? चलो बेटा, ये तो अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं जो बार बार हमारे काम आएंगे बेटा। क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मली क्या होगा, अगर उस सीरीज को रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन कम से कम पहले रीजन ध्यान होना चाहिए कि एसआरपी बढ़ रहा है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम कैसे होगी, या फिर ये बढ़ कैसे ज़्यादा कैसे होगी, या फिर आयरन रिड्यूसिंग नेचर कम कैसे होगी। ये सब बेसिकली आइडिया होना चाहिए, कम से कम दिमाग में कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, कौन सा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा किसके इनवर्स है। क्लियर? ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अगर बात करते बच्चों, मैंने क्या कहा, एलिमेंट को अरेंज करने का बेटा। देखो इसमें मेथड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, तो क्या कहेंगे, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग एसआरपी और एसओपी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिखते हैं। ओके ठीक है, तो लिखो बेटा ट्रिक फॉर ईसीएस। एक फुल पेज में आपको लिखनी है बेटा ईसीएस की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक फॉर ईसीएस, ट्रिक फॉर ईसीएस फुल पेज में बनाना है। ट्रिक फॉर ईसीएस लिख लिए? ठीक है। अब बच्चों देखो मैं वो सीरीज बना रहा हूं, आपको करना क्या है बेटा, देखो इस सीरीज में समझना इस बात को बेटा। देखो आपको क्या करना है, अभी तो आपको बनाना नहीं, सिर्फ आपको समझना है बेटा। क्यों? क्योंकि साथ साथ बनाओगे तो गलती करोगे बेटा। ओके, जैसे ही बच्चों मैं पूरी सीरीज बना के जैसे बनाता जा रहा हूँ अच्छे से समझते जाना है, और उसके आगे काफ़ी मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखूंगा बेटा। क्लियर? वो आपको समझते जाना, साथ साथ बनाओगे तो गलती कर जाओगे और कन्फ्यूज हो जाओगे। क्लियर? आपको कैसे करना है, बस जैसे ही बच्चों मैं बना के एक्सप्लेन करके आपको बोलूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर? वरना उसी में आप आधा घंटा लगा दोगे और अपना लेक्चर पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है बेटा, टॉप टू बॉटम फुल पेज पे बनाना है। क्या करना है, टॉप टू बॉटम बनाना है। क्लियर? बोर्ड पे स्पेस की वजह से मैं कुछ एलिमेंट को ऐसे और बाकी को ऐसे अरेंज करूंगा बेटा। बात समझ में आई क्या? लेकिन आपको फुल पेज पे टॉप टू बॉटम बनाना है। ठीक है? कैसे बना रहा हूं अच्छे से समझते जाना, और एक एक रिजल्ट कैसे आता है एक एक करके बात करेंगे। ओके ठीक है, समझते जाना बच्चों। ट्रिक क्या है, देखो लेके बारात स्कूटर पे। ठीक है? अरे पहली बात तो हिंदी में समझ जाओगे ना अंग्रेजों। ठीक है, ये ट्रिक है बेटा। मैंने क्या कहा, लेके बारात स्कूटर पे। अब एक बात तो दिमाग में सेट कर लेना कि सर ऐसा नहीं, वही बात है कि सर मैं तो स्कूटर पे क्यों लेके जाऊं, मैं तो टेम्पो में या ट्रैक्टर में लेके जाऊंगा। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बारात को स्कूटर पे ही लेके जाना है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो क्या कहा, लेके बारात स्कूटर पे, काना मजे से, आला मन जो करे। क्या कहा, लेके बारात स्कूटर पे, काना मजे से, आला मन जो करे। फिर आपको इसी के नीचे बनाते जाना बेटा। ठीक है, पहले समझ जाओ बाद में बनाना। तो क्या कहा, लेके बारात स्कूटर पे, काना मजे से, आला मन जो करे, फिर फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरी हो, फिर कौन आए आगे हंगामे भरे पीरियड में पोपट कर ले और फंडा, पोपट कर ले और फंडा। ओके ठीक है बेटा, लिख लिया क्या बच्चों? देखो समझ से जाना, आपको भी नोट नहीं करना बच्चों, मैंने कहा था। ठीक है, समझना कैसे करना है, क्या करना है। इसमें बेटा किया क्या है, सबसे पहली बात तो बच्चों देखो ये जो सीक्वेंस हमने अरेंज किया, क्या कहा, लेके बारात स्कूटर पे, काना मजे से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरी हो, कौन आए आगे हंगामे भरे पीरियड में, पोपट कर ले और फंडा। ये क्या एलिमेंट को अरेंज किया गया, एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। क्लियर? मैंने क्या कहा, इस ट्रिक में क्या कर रहा है बेटा, हर एक शब्द है, हर एक वर्ड है, वो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? इस ट्रिक को कई टीचर दूसरे टाइप से भी लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जैसे आपको इजी लगे उसी के अकॉर्डिंग याद कर लेना, नो टेंशन। ओके, बस कौन सा रिजल्ट कैसे आता है ये जरूर ध्यान रखना है। कैसे, हमने क्या कहा,
हर वर्ड क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, ठीक है। बारात मतलब क्या, बेरियम। स्कूटर पे मतलब स्ट्रोंशियम। का मतलब कैल्शियम। ना मतलब सोडियम, ठीक है। मजे से मतलब मैग्नीशियम। आला मतलब एल्यूमिनियम। मन मतलब मैंगनीज, ठीक है। जो मतलब जिंक। करे मतलब क्रोमियम। क्लियर, ठीक है। फे मतलब एफी। कदे मतलब कैडमियम। कोई मतलब कोबाल्ट। निगाहे मतलब निकिल। क्लियर। सुंदरी एसन, प्यार भरी हो यानी पीबी। हो मतलब हाइड्रोजन। क्लियर। कौन मतलब Cu। आए मतलब आयोडीन। क्लियर, ठीक है। आगे मतलब Ag। हंगामे मतलब Hg। भरे मतलब ब्रोमीन, ठीक है। पीरियड मतलब क्या होगा, Pd। पोपर्ट यानी प्लेटिनम, ठीक है। करले मतलब क्लोरीन। और यानी Au। फंडा मतलब F2। समझ में आया बेटा कैसे किया, यस और नो। क्लियर। अरे बात समझ में आ गई, इनका मतलब क्या है। तो हर वर्ड क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। क्लियर। चलो बेटा देखो आगे कैसे कहेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले मैं रेडॉक्स को ऐड कर रहा हूँ बेटा। क्या इसमें क्या करते हैं, अलग अलग इस एलिमेंट की क्या करते हैं, सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे रेडॉक्स में मेनली पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा सा रेडॉक्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट भी काम आता है। जैसे आपने देखा भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, यानी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, अपचायक प्रवृत्ति। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये किस में काम आता है, रेडॉक्स में ही तो काम आता है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो मैं क्या कहूँगा बेटा, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें बेटा तो अपन क्या कहेंगे, जैसे मैग्नीशियम तक अपन ने बात की बेटा, तो क्या कहा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 4 और 2 6, ठीक है बेटा। यहां से अगर अपन बात करें सोडियम तक तो क्या लिखेंगे, यहां तक डिस्प्लेस, समझते जाना बेटा, क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस टू H2 रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। क्या कहा, डिस्प्लेस टू H2 रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हिंदी में आपको क्या लिखना है बेटा, क्या ठंडे जल से क्रिया करके H2 को विस्थापित करता है बेटा। क्लियर, ठीक है। आगे मैं क्या लिखूंगा बेटा, देखो Mg से लेकर Cr तक, क्रोमियम तक, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, डिस्प्लेस, क्या कहूंगा, डिस्प्लेस टू H2 रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, क्या कहा, गर्म जल से क्रिया करके क्या करता है, गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। Fe के लिए आगे मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेस, क्या कहेंगे, डिस्प्लेस टू H2 रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, भाप से क्रिया करके क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन क्या कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक Pb तक, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेस टू H2 रिएक्ट विद एसिड्स। क्या कहा, यानी अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं बेटा, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों, देखो क्या कहेंगे, Cu से मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन के नीचे वालों के लिए, तो क्या लिखेंगे, Cu से स्टार्ट करके बेटा क्या लास्ट तक अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट, क्या कहा, कैन नॉट डिस्प्लेस टू H2, यानी H2 को विस्थापित नहीं कर सकते। आ गया समझ में, मैंने क्या कहा, H2 को विस्थापित नहीं कर सकते। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आए, सर ये सब क्या है, यानी ये सब कैसे किया, कैसे करना है। क्लियर, तो समझना बेटा इस बात को। तो सबसे पहले क्या इसमें क्या करते हैं, आपको याद है तो बेटा अपने स्टेटमेंट लिखा था, क्या अपने एक पॉइंट लिखा था, उसमें क्या बोला था, टॉप टू बॉटम SRP बढ़ता है, और मेटल की रिएक्टिविटी SRP के इनवर्स होती है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम SRP बढ़ेगा तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। क्लियर, मेरा कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाली मेटल क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ। क्लियर, तो क्या कहेंगे बच्चों,
स्टार्टिंग वाली जो मेटल्स होती है उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्या करेगी, कोल्ड वाटर ठंडे जल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। क्लियर, ठीक है। फिर उससे नीचे वाली मेटल की हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, उनकी रिएक्टिविटी कुछ कम होती है, तो वो क्या करती है, यानी कोल्ड वाटर के साथ यानी ठंडे जल से क्रिया ना करके क्या करती है, हॉट वाटर यानी गर्म जल के साथ यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है। क्लियर, ठीक है। फिर क्या होता है, Fe यानी आयरन की अगर अपन बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी और कम होती है, तो ये क्या करेगी, स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। क्लियर, ठीक है। फिर अपन क्या कहेंगे, Fe के बाद और हाइड्रोजन तक जो आ गए, हाइड्रोजन से ऊपर वाले तक बच्चों, वो क्या होगा, वो क्या कर दें, उनकी रिएक्टिविटी और कम होती है, तो वो क्या करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन करते जाते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर बात करें हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट बेटा, क्लियर, उनकी रिएक्टिविटी और कम होती जाती है, मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, उनकी रिएक्टिविटी और कम होती जाती है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, बच्चा रटेगा क्या, लिथियम से लेकर सोडियम तक तो क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉट वाटर के साथ, नो, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे, इजी वे में ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 6 एलिमेंट है, स्टार्टिंग के 6 तत्व है, वो क्या करेंगे, कोल्ड वाटर ठंडे जल के साथ क्रिया करके विस्थापित करेंगे, काम खत्म। अगले जो 5 है बेटा, क्या कहा, अगले जो 5 तत्व है वो क्या करेंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। क्लियर, फिर एक नेक्स्ट है Fe, वो क्या करेगा, स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। फिर उसके बाद Fe के बाद हाइड्रोजन तक जो एलिमेंट बच गए, 5 एलिमेंट बच गए, वो क्या करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन करके। क्लियर, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल्स बच गई, वो क्या कहेगी, उनकी रिएक्टिविटी तो और भी कम होती है, तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर, ठीक है बेटा। पर्पस तो यही था कि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में बनाओ बेटा, लेकिन एक्चुअल में हमें कुछ और चीज़ें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो इनको मिटाना पड़ेगा बेटा, तो आपको अभी नोट करना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये करना कैसे बेटा, ये ध्यान रखना। फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको बनाना कैसे, इसमें अभी और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूँगा। आपको कैसे बनाना बेटा, जैसे हमने ये बनाया, तो मैंने क्या कहा, एक फुल पेज पे बनाना है। फुल पेज पे जहाँ से लिखना अपन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से आपको सीक्वेंस में ये बनाना है, एक लाइन में एक ही लिखना है बच्चों। बात समझ में आई क्या, एक लाइन में एक ही एलिमेंट लिखना है बेटा, उसके अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम सीधा एक लाइन में आना चाहिए सीक्वेंस में। क्लियर, फिर उसके आगे थोड़ा सा स्पेस देके बेटा क्या करना है, ये ऐड करना है। और ये ध्यान रखना, यहाँ तक जो लिखो वो पेज के हाफ पेज तक आना चाहिए, उसके आगे और भी इंफॉर्मेशन अपन ऐड करेंगे। यहाँ हमें साइड में अभी और भी लिखना है बेटा। समझ में आ गया कैसे करना है, यस और नो? क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना कैसे करना है। क्लियर, फटाफट बनाओ बेटा, उसके आगे और भी इसे ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन, क्या करना है, कैसे करना है, और अच्छे से समझते हैं। क्लियर, नोट करो फटाफट, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। फटाफट बनाओ बेटा।
चलो बेटा बना लिए, अरे बना लिए ना, जिसने नहीं बनाया बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नहीं बनाया वो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आधा काम तो ये हो गया। अरे बात समझ में आई, आगे बढ़े क्या, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किए बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर। आपको काटना नहीं है, गलत नहीं था ये, बस इसमें क्या करना, अब हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है बेटा, ओके। कैसे करना, क्या करना, समझना कैसे करेंगे। चलो ये रेडॉक्स वाला काम है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आते हैं वापस अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, जो हमने कॉन्सेप्ट देखे सीरीज से पहले, और कैसे करने हैं, क्या करने हैं बच्चों। चलो इनको हमने बुझा दिया, अरे बुझाने दे। चलो अब बात करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना, क्या करना। अब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आते हैं वापस समझने के लिए कैसे करना है। हमने एक बात कही क्या, कि जो ECS होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें एलिमेंट को हमने कैसे अरेंज किया बेटा, SRP के बढ़ते क्रम में। कैसे अरेंज किया बेटा, SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक बात तो श्योर है, SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता सीक्वेंस है। अगर इसका मतलब क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले होगा उसका SRP क्या होगा, सबसे कम होगा, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसके लिए अगर मैं कहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, मिनिमम SRP, यस और नो, क्लियर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -3.05 वोल्ट, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई बेटा। ये आपको देखो बच्चों, यानी क्या कहा, इसका मतलब हमें SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब सबसे पहले जो होता है उसका SRP क्या होगा, सबसे कम, क्लियर, ठीक है बेटा। और जो सबसे लास्ट में होगा इसका SRP क्या होगा बेटा, मैक्सिमम SRP, क्या कहा, मैक्सिमम SRP। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, +2.87 वोल्ट, क्लियर। और ये आपको देखो जैसे 2 के लिए मैंने लिखाया है, बाकी सभी के लिए आप कहोगे सर बीच वालों के लिए कितने होंगे, सभी के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बस 3 ही एलिमेंट का ध्यान रखना। कैसे, सबसे पहले वाला लिथियम, इसके लिए कितना होता है मिनिमम SRP, तो मिनिमम कितना होता है -3.05 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम SRP लास्ट वाले फ्लोरीन का वो कितना होता है बेटा, +2.87 वोल्ट, क्लियर, ठीक है बेटा। और तीसरा आपको कहोगे सर तीसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है, तो वो हाइड्रोजन, इसके लिए क्या होता है, चाहे SOP बोले या फिर क्या बोले बेटा SRP, दोनों की बात करें बेटा, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के लिए SOP हो चाहे SRP, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद है ना बेटा, क्लियर। तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी होंगे, क्या कहा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए SRP सभी का क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव SRP, क्या कहा, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे उन सभी का SRP क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और इनकी बात करें इससे नीचे जितने भी होंगे उनका SRP क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, सभी एलिमेंट का हो चाहे कितना भी, लेकिन होगा क्या, पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्लियर। तो याद क्या रखना है, 3 ही एलिमेंट का ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट का, लास्ट का और एक बीच में हाइड्रोजन, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों और समझते हैं इस बात को। अपन ने क्या कहा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों देखो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, तो टॉप टू बॉटम का मैं एरो बना रहा हूं बेटा, क्लियर। टॉप टू बॉटम के लिए अपन ने क्या कहा था रे, इसके अकॉर्डिंग बात करें। जैसे एक पॉइंट में यहां पर और बताऊं, जैसे लिथियम के लिए ये स्पेस रखते हैं बेटा, कैसे, हमने क्या कहा, ये क्या है, इसका SRP मिनिमम है बेटा। मैंने क्या कहा, SRP मिनिमम, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इसका SRP अगर मिनिमम है तो इसका मतलब SOP क्या होगा, मैक्सिमम। अरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है बेटा। तो क्या कहेंगे, इसका SRP अगर मिनिमम है तो SOP क्या है, मैक्सिमम। SOP अगर मैक्सिमम है तो SOP किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Rn के, रिड्यूसिंग नेचर के, यस और नो। इसका मतलब इसका SRP सबसे कम तो SOP सबसे ज्यादा, SOP सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसकी कौन सी नेचर सबसे ज्यादा, Rn, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा। और रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे बेटा, बेस्ट रिड्यूसिंग
एजेंट, क्या कहा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी इसे बोला जाता है, यानी सबसे अच्छा अपचायक बोला जाता है बेटा। क्या कहा, सबसे अच्छा अपचायक। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, अपन बात करते हैं किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के लिए अपन ने क्या कहा, इसका एसआरपी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर एसआरपी मैक्सिमम है तो हमें पता है बच्चों, एसआरपी मैक्सिमम है, एसआरपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इसका एसआरपी मैक्सिमम होगा तो ओएन भी मैक्सिमम होगा, और जिसके लिए हमें पता ओएन ज्यादा होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब उसकी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब इसके लिए हम क्या कहेंगे बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा ये, पर्पल यानी सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है ये, क्लियर? ठीक है। और मेटल में अगर हमें बोले तो ये ध्यान रखना बेटा, इसके लिए क्या कहेंगे, आपसे बोले मेटल में, बच्चे को कंफ्यूज कहाँ करवाता है, बच्चा रट के रखता है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए लिखा था सर ने, फ्लोरीन के लिए लिखा था, लेकिन जानबूझ के लिख के क्या दे देगा, इन मेटल। मेटल में कौन सा होता है, तो ध्यान रखना सबसे अच्छा ये होगा, उससे पहले एलिमेंट कौन सा है, Au। इसका मतलब फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आएगा, Au, गोल्ड का नंबर आएगा बेटा, हमें पता है। लेकिन मेटल की बात करें तो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, तो मेटल में अगर बात करें तो हमें पता है मेटल में बेटा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Au होगा। समझ में आ गया, क्लियर? इसका मतलब इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, Au के लिए लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेटल्स। अरे समझ में आ रहा है ना, यानी जितनी भी मेटल्स होती है धातुओं में सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होगा बेटा, Au होगा। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर? अरे डाउट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, मैंने एरो क्या बनाया है, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन का बनाया है बच्चों, क्लियर? इसमें मैं क्या कह रहा हूं बेटा, देखो समझना, अपन ने क्या कहा, कोई दिक्कत? ठीक है, अपन क्या करें बेटा, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अपन ने क्या कहा था, एसआरपी इंक्रीज होता है, यस और नो? एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो एसआरपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रे, ओएन, अपोजिट नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस और नो? इसका मतलब एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगी बेटा, इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, क्लियर? ठीक है। और हमें पता है एसआरपी अगर इंक्रीज होता जाता है तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड मेटेलिक कैरेक्टर। क्या कहा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड मेटेलिक कैरेक्टर, वो क्या होंगे बेटा, हमें पता है एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। अरे याद है ना, एसआरपी के इनवर्स होता है, क्लियर? ठीक है। और हमें पता है नॉन मेटल के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी, क्या कह सकते हैं बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे स्क्रीन पे तो आ रहा है ना गोपी जी, स्क्रीन पे आ रहा है? ठीक है, चलो बेटा, क्या कहा, बात समझ में आ गई, क्लियर? ये तो अपने बात क्या की बेटा, टॉप टू बॉटम, क्लियर? ठीक है। अब बॉटम टू टॉप अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो इस एरो का मतलब क्या है, यानी नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, बॉटम टू टॉप की मैं बात कर रहा हूं बेटा, क्लियर? अब हमें पता है इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं क्या, टॉप टू बॉटम हमें पता है क्या होता है, एसआरपी इंक्रीज होता है, क्लियर? ठीक है। और एसओपी डिक्रीज होता है, तो इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, अगर टॉप टू बॉटम एसओपी डिक्रीज होगा तो बॉटम टू टॉप क्या हो जाएगा, एसओपी इंक्रीज बेटा। तो एसओपी
इंक्रीज होगा, यस और नो, क्लियर। एसओपी अगर इंक्रीज होगा, एसओपी हमें पता है एसओपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, मतलब अपोजिट नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर आरएन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, यस और नो। और हमें पता है अगर आरएन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी, यस और नो, क्लियर। आप देख सकते हो बेटा एक एक बात अपन ने कही है। क्या हमें पता है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में बात करें तो क्या एसआरपी अगर इंक्रीज होगा तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो देख सकते हो बेटा जो सबसे लास्ट वाला उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है, तो वो क्या है बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गया, क्लियर। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, क्लियर, ठीक है। इसका उल्टा बोल सकते हैं अपन, बॉटम से टॉप पर जाएंगे, बॉटम से टॉप पर जाएंगे तो एसओपी सबसे ज्यादा होगा। एसओपी क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा। एसओपी इंक्रीज यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव इंक्रीज होगा। तो देखो आरएन रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक प्रवृत्ति क्या होगी, इंक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो सबसे पहले आएगा उसकी रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। और जिसकी रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी उसके लिए सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या कहेंगे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर। ये हमने बात की है बेटा कंप्लीट अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ईसीएस क्या होती है बेटा, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिर इसके कौन से कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, रेडॉक्स वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने इंक्लूड किए हैं और यहाँ भी अपने काम आएंगे, सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन तो ऐड करनी ही करनी है। फिर आपको क्या, जो डिस्प्लेस टू H2O वगैरह लिखा था उसके आगे मैंने कहा था थोड़ा स्पेस रखना है, उसके आगे ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो। इस एक पेज पर मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिए बेटा, क्लियर। नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई डाउट, यस और नो, यस और नो। कंप्लीट करो फटाफट। चलो बेटा कर लिए नोट, चलो नहीं किया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। आज इसे कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आराम से सब्र से थाउस से बना लेना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे बुझान दे गया। चलो बेटा ये अपने बात के बेटा सीरीज में कैसे करना है, क्या करना है बेटा, क्लियर, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा इसके बारे में, अब पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। एक बात तो ध्यान रखना, इसमें क्या कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन लिखे तो क्या कहेंगे, लिथियम, लिथियम क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन F2 क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, क्लियर। यानी क्या कहेंगे, यानी लिथियम क्या करेंगे, प्रबलतम अपचायक है, और क्या करेंगे F2 क्या प्रबलतम ऑक्सीकारक है, क्लियर। लिखो बेटा पॉइंट टू पॉइंट, लिखो Li is strongest reducing agent, 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 while F2
is strongest oxidizing agent in all elements, while F2 is strongest oxidizing agent. F2 is strongest oxidizing agent in all elements. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, सभी तत्वों में लिखो, सभी तत्वों में Li प्रबलतम अपचायक, सभी तत्वों में Li प्रबलतम अपचायक, सभी तत्वों में Li प्रबलतम अपचायक व F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक है। F2 प्रबलतम में ऑक्सीकारक है। क्लियर? इसका मतलब एक बात तो श्योर है बेटा, अगर Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबलतम अपचायक का मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, इसकी रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा है, ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कोई इसको रिड्यूस कर पाएगा क्या? नो बेटा। क्लियर? लेकिन अगर ये बाय द वे Li कैथोड पर रिएक्शन करे तो हमें पता है कैथोड का तो काम ही क्या होता है बेटा? रिडक्शन करना। उस कंडीशन में Li का रिडक्शन होगा। मैंने क्या कहा समझ में आया बेटा? क्लियर? वही अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबलतम ऑक्सीकारक। इसका मतलब क्या है? फ्लोरीन की अदर एलिमेंट को ऑक्सीकृत करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, नेचर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कोई दूसरा एलिमेंट इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन गलती से अगर फ्लोरीन बेटा एनोड पर चला गया तो एनोड का तो काम ही क्या होता है रे? ऑक्सीडेशन करना। उस कंडीशन में फ्लोरीन का क्या होगा? अरे ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। आ गया समझ में? तो मेरा कहने का मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या है? लिथियम नॉट रिड्यूस्ड बाय अदर एलिमेंट बट रिड्यूस्ड बाय कैथोड। काम खत्म। फ्लोरीन नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय अदर एलिमेंट बट ऑक्सीडाइज्ड बाय एनोड। क्लियर? यानी लिथियम किसी अन्य तत्वों द्वारा अपचयित नहीं होता, लेकिन कैथोड द्वारा अपचयित होगा। अगर बात करूं फ्लोरीन की, ये किसी अन्य तत्वों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, लेकिन एनोड द्वारा ऑक्सीकृत होगा ही होगा। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट। लिखो लिथियम not reduced by other elements, lithium not reduced by other elements, lithium not reduced by other elements but reduced by cathode, but reduced by cathode, lithium not reduced by other element but reduced by cathode, while fluorine not oxidized by other elements, while fluorine not oxidized by other elements but oxidized by anode, पुष्पेंद्र क्या समझ में नहीं आया बेटा? कौन सा पॉइंट नहीं आया ये बताओ। ठीक है? और तुम्हें भी पता है बेटा, कोई बच्चा, सबकी कैपेसिटी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है। कोई बच्चा एक बार में कैन करता है, कोई बच्चा 2 बार 3 बार की दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए तो दिया जा रहा है बेटा लाइव क्लासेज के साथ। लाइव क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक पॉसिबल हो सके पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मुझे 2 या 3 बार करके समझने की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर में अपनी हर चीज़ अवेलेबल होगी, कोई टेंशन नहीं है बेटा। क्लियर? ठीक है? कौन सा पॉइंट नहीं आया बेटा वो बताओ। अब सारा ही समझ में नहीं आया तो पूरा लेक्चर तो कैसे रिवाइज करेंगे? ठीक है? सिलेबस भी अपना करवाना है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर यूज करना बेटा। बात समझ में आई क्या? क्लियर? पॉइंट का नाम लिखो। कोई बीच में पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स तो अपन वापस रिपीट कर सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है? तो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर यूज करना है बेटा। ठीक है? सब कुछ ही साफ है, तो वही बात है, कितना एक्सप्लेन करे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, वो जरूर देखना बेटा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? ठीक है? डिस्कनेक्ट हो गया था,
तो कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में अवेलेबल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करें बच्चों, अपन ने क्या कहा, अभी जो मैंने पॉइंट बोला है, अभी मैंने पॉइंट के लिए क्या कहा बेटा? ठीक है, अभी अपन ने क्या कहा, लिथियम की बात करिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने क्या कहा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबलतम अपचायक है। इसका मतलब क्या? अरे कोई दूसरा एलिमेंट इसको रिड्यूस अपचयित कर सकता है क्या? नहीं बेटा। लेकिन कैथोड पे अगर आ गया तो क्या होगा बेटा? इसका रिडक्शन होगा ही होगा, अपचयन होगा। क्लियर? अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की बात करें, हमें पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या? प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ये दूसरे को ऑक्सीकृत कर सकता है, कोई दूसरा इसको ऑक्सीकृत कर सकता है क्या? नहीं बेटा। लेकिन अगर ये एनोड पर आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, ये तो हर कोई बच्चा रट के रखता है बेटा, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? F2। क्लियर? लेकिन बच्चा फर्स्ट ऑप्शन पे सीधा टिक करके निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में है क्या बच्चों? समझना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? मैं ये लिखूं स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, क्या लिखें बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, क्या लिखें? प्रबलतम अपचायक, तो वो क्या लिखेंगे बेटा? Li एंड कैथोड। क्या कहा? Li एंड कैथोड, क्योंकि कैथोड का काम भी क्या है बेटा? जो भी कैथोड पर आता है उसका रिडक्शन करता है, नहीं करता? करता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, या फिर अपन कहे बेटा क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या कहा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक, हमें पता है फ्लोरीन तो होता ही होता है, उसके साथ में कौन होगा बेटा? एनोड भी होगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या? अगर आपको सीधा सा लिथियम और एफ यानी फ्लोरीन पर टिक करके मत निकल जाना, साथ में कैथोड और एनोड दे रखा है तो ध्यान रखना बोथ का ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? अगर एनोड कैथोड मेंशन नहीं कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप लिथियम और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? नोट करो बेटा, नोट करो। कर लिया क्या? चलो बेटा, अब बच्चों आप देखते हो बेटा, जैसे नॉर्मली हम क्या देखते हैं, दुनिया में एक रूल होता है बेटा, क्या क्या रूल होता है? अरे जो ज़्यादा पावरफुल होता है बेटा वो क्या करता है? अपने से कम पावरफुल को भगा देता, नहीं भगा देता? यस और नो? कि जाओ यहाँ तो मैं रहूँगा बेटा। यस और नो? अरे होता नहीं होता? नॉर्मली मैंने क्या कहा, या नेचर का एक रूल होता है, क्या? जिसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वही डोमिनेट करता है। क्लियर? अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी वो की वो है बेटा। क्या इसमें भी क्या होगा? जो मोर पावरफुल एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? यानी लेस, यानी क्या करेंगे? मोर रिएक्टिव। यहाँ पावरफुल का मतलब किससे? रिएक्टिविटी से लेंगे, तो क्या लिखेंगे? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। मैंने एलिमेंट बोला है, मेटल या नॉन मेटल नहीं बोला, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या करेंगे? ईसीएस में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो बताओ मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा। नेचर का रूल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हो, जिसकी पावर कम है वो अपने से ज्यादा पावरफुल को बेटा हरा सकता है क्या? हटा सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इन ईसीएस, इन ईसीएस, इन ईसीएस, in ECS more reactive element, more reactive element, in ECS more reactive element, more reactive element मैंने बोला है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे इसमें। more reactive element ब्रैकेट में लिखो मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे। in ECS more reactive element, more reactive element,
मेटल और नॉन मेटल, कैन डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, can displace to less reactive element from its solution. In ECS, more reactive element can displace to less reactive element from its solution, but less reactive element cannot displace to less reactive element cannot displace to more reactive element, less reactive element cannot displace to less reactive element from its solution, from its solution। लिख लिए, ठीक है। हिंदी में लिखो, ECS में अधिक क्रियाशील तत्व है, ECS में अधिक क्रियाशील तत्व है, ब्रैकेट में लिखो बेटा धातु है अधातु, दोनों आ जाएंगे, धातु है अधातु। ECS में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्वों को, ECS में अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, इसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। लेकिन कम क्रियाशील तत्व है, लेकिन कम क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं कर सकता। लेकिन कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं कर सकता। क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या कहेंगे, अब अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो ये जो जस्ट अभी हमने पॉइंट लिखा है इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए कॉमन है बेटा। क्लियर, तो दोनों के लिए काम आएगा, बस आपको ये देखना, सीधा पूछेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रिएक्टिविटी की बात, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बस ये ध्यान रखना। जो मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, वो लेस रिएक्टिव कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, काम खत्म। क्लियर, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जैसे मेटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो कौन सी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कौन सी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी आपस में कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो अपन ने क्या कहा था, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में एसआरपी इंक्रीज होता है, एसआरपी इंक्रीज होगा और मेटल की रिएक्टिविटी एसआरपी के इनवर्स, यस और नो, तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, लिखो इन टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, इन टॉप टू बॉटम डायरेक्शन, इन टॉप टू बॉटम डायरेक्शन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इन टॉप टू बॉटम डायरेक्शन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल decreases, reactivity of metals decreases while reactivity of non metals increases, while reactivity of non metals increases। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, ऊपर से नीचे की दिशा में, ऊपर से नीचे की दिशा में, ऊपर से नीचे की दिशा में धातु की क्रियाशीलता कम होती है या धातु की क्रियाशीलता घटती है, धातु की क्रियाशीलता घटती है, जबकि अधातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। जबकि अधातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। लिख लिया,
चलो अब बात करते हैं धातु और अधातुओं के लिए, मेटल और नॉन मेटल के लिए अलग अलग बात करें बेटा। तो क्या करेगा, आपको रिएक्शन लिख के दे देगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं है। बच्चा रटाफिकेशन से करेगा, बस इसको ब्रेक कर दो, इसके कैटायन की इसके एनायन से ऐसे रिएक्शन करवा दो, क्लियर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल वाला ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। दोनों के लिए कॉमन क्या है, मोर रिएक्टिव क्या करेगा, रिएक्शन कर सकता है, लेस रिएक्टिव रिएक्शन नहीं करेगा मोर रिएक्टिव के रेस्पेक्ट में। ओके, कैसे, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती है, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब है मेटल की क्रियाशीलता कम होती जाएगी। तो ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी बेटा ज़्यादा है या नहीं है, ऊपर वाली मेटल की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या कहेंगे, ऊपर वाली मेटल अरे मोर रिएक्टिव हो गई, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस विस्थापित कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता है। तो क्या लिखेंगे, अपर साइड मेटल, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल नीचे की साइड में जो प्रेजेंट है वो ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्लियर। अरे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, देखो अपर साइड मेटल, अपर साइड मेटल, अपर साइड मतलब जो ऊपर प्रेजेंट होती है, अपर साइड मेटल, अपर साइड मेटल कैन डिस्प्लेस, अपर साइड मेटल कैन डिस्प्लेस, अपर साइड मेटल कैन डिस्प्लेस, अपर साइड मेटल कैन डिस्प्लेस टू लोअर साइड मेटल, अपर साइड मेटल कैन डिस्प्लेस टू लोअर साइड मेटल, but lower side metal cannot displace to upper side metal, but lower side metal cannot displace to upper side metal from its solution, from its solution। लिख लिए, हिंदी में लिखो बेटा, ऊपर स्थित धातु, ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को, ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को, ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को इसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, इसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, इसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन 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 नीचे स्थित धातु, लेकिन नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु, लेकिन नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को इसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती, लेकिन नीचे स्थित धातु अपने से ऊपर स्थित धातु को इसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो कैसे आपको स्टेटमेंट ना पूछ के एग्जांपल पूछेगा बेटा, कैसे, जैसे मान लो मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, क्या आपसे बोला जाए Zn प्लस CuSO4, क्लियर। क्या कहा, Zn और CuSO4, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो देखो, जैसे मान लो ये अपने लिखा है, अब नॉर्मली क्या होगा, अरे ये Zn क्या करेगा, इस Cu को यहां से हटा दे तो Zn क्या करेगा, खुद SO4 माइनस इससे रिएक्शन कर जाए तो क्या बनाएगा बेटा, ZnSO4, क्लियर। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, ये Cu अलग हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं बेटा, कैसे, बच्चे को ये लिख के दिया जाए Cu प्लस क्या लिखेंगे, ZnSO4, क्लियर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो बेटा, बच्चा क्या करेगा, बस इसको हटा दो, इसको हटा दे तो क्या लिखेंगे, CuSO4 प्लस Zn बन जाएगा, यस और नो, नो बेटा, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। आप कहोगे सर क्यों, तो यूं समझना बेटा, हमें पता, सबसे पहले देखो दोनों मेटल को कंपेयर करो, दोनों धातुओं की तुलना करो बेटा, एक कौन सी है Zn, दूसरी कौन सी है Cu, ठीक है बेटा। अब हमें कॉन्सेप्ट ध्यान है, क्या, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को हटा सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को हटा सकती है क्या, नो। वजह क्या है, इनकी रिएक्टिविटी का लफड़ा है, क्लियर। ठीक है, तो अपनी ट्रिक याद करो बेटा, क्या,
लेके बारात स्कूटर पे, काना मजे से आलामन जो करे, जो मतलब जिंक आ गया समझ में, आलामन जो करे मतलब जिंक आ गया, आलामन जो करे फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरी हो, कौन कौन मैंने क्या कहा, कौन कौन मतलब क्या, कॉपर आ गया समझ में। इसका मतलब जिंक ऊपर आया, कॉपर नीचे है बेटा, यस और नो। इसका मतलब जिंक क्या कर सकता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर क्या करेगा, जिंक को विस्थापित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा बेटा, आ गया समझ में। तो क्या होगा, नो रिएक्शन, आ गया समझ में। नोट करो बेटा एग्जांपल, ये जो अभी स्टेटमेंट हमने लिखा है, लिख लिए, अरे लिख लिए क्या, चलो बेटा ये तो अपने बात किसकी की, मेटल की बात की बेटा। अब आते हैं नॉन मेटल पर। हमने क्या कहा, ए धातुओं के लिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, अरे रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता बढ़ती है नहीं बढ़ती। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिविटी, ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, ऊपर वाली नॉन मेटल या नीचे वाली नॉन मेटल, नीचे वाली नॉन मेटल, आ गया समझ में। इसका मतलब जो नीचे वाली लोअर साइड वाली नॉन मेटल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ऊपर साइड अपर साइड वाली नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। और हमें पता है चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो बेटा, हमें पता मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव, यानी ज्यादा क्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित करेगी, ना कि कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील को, यस और नो। इसका मतलब नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है, लोअर साइड वाली। तो लोअर साइड वाली क्या करेगी, अपर साइड वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन अपर साइड वाली लोअर साइड वाली को डिस्प्लेस कर सकती है क्या, नो बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो लोअर साइड नॉन मेटल, लोअर साइड नॉन मेटल, लोअर साइड नॉन मेटल, लोअर साइड नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस टू अपर साइड नॉन मेटल, lower side non-metal can displace to upper side non-metal from its solution, सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे, अपर साइड नॉन मेटल, या क्या लिखा, लोअर साइड नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस टू अपर साइड नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, बट upper side non metal cannot displace to lower side non metal, but upper side non metal cannot displace to lower side non metal from its solution, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, नीचे स्थित ए धातु, नीचे स्थित ए धातु ऊपर स्थित ए धातु को, नीचे स्थित ए धातु ऊपर स्थित ए धातु को इसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, नीचे स्थित ए धातु ऊपर स्थित ए धातु को इसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन ऊपर स्थित ए धातु, लेकिन ऊपर स्थित ए धातु नीचे स्थित ए धातु को, ऊपर स्थित ए धातु को लेकिन ऊपर स्थित ए धातु नीचे स्थित ए धातु को विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, नीचे स्थित ए धातु अपने से ऊपर स्थित ए धातु को विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन ऊपर स्थित ए धातु अपने से नीचे स्थित ए धातु को विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती, ठीक है।
चलो आपको हो गया सर कैसे, तो नॉर्मली देखो बेटा इजी वे में हमें रिएक्शन के थ्रू पूछा जाएगा बच्चों कैसे, जैसे मैंने ये लिखा बेटा 2KCl क्लियर, पहली कंडीशन में तो मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ F2 से, फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इसी KCl की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा I2 से, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि सर क्या बनेगा, तो बच्चा नॉर्मली रटाफिकेशन से क्या करेगा, ठीक है, इस क्लोरीन को हटाकर क्या कर दो ये जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा 2KF प्लस Cl2, फिर वैसा का वैसा करेगा क्या, इस Cl को हटाकर सीधी सी बात है हेलोजन की जगह हेलोजन जोड़ दो, क्या दिक्कत है, तो बच्चा क्या करेगा 2Ki प्लस Cl2, लेकिन ऐसा होगा क्या नहीं, इसमें क्या होगा बेटा नो रिएक्शन, रीजन क्या है वही अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। कैसे करते हैं बच्चों, नॉर्मली अपने क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने क्या कहा बेटा, नॉन मेटल की बात करें तो पहली बात तो नॉन मेटल का सीक्वेंस ध्यान रखना, नॉन मेटल का सीक्वेंस क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कहते हैं, देखो कौन आए सीक्वेंस देखना, कौन आए, आए मतलब आयोडीन, कौन आए आगे हंगामे बरे, बरे मतलब क्या ब्रोमीन, पीरियड में पोपट कर ले मतलब क्लोरीन, और फंडा, फंडा मतलब फ्लोरीन, तो मेरा कहने का मतलब क्या है आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो हेलोजन का सीक्वेंस नॉर्मली हम जो देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उसका अपोजिट होगा, यहाँ सीक्वेंस क्या होगा उल्टा होता है, फ्लोरीन उससे ऊपर क्लोरीन उससे ऊपर ब्रोमीन उससे ऊपर आयोडीन। मैंने क्या कहा हेलोजन का सीक्वेंस क्या होता है बेटा अपोजिट होता है, नॉर्मल जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसका अपोजिट होगा, क्लियर। तो क्या कहेंगे इसका मतलब देखो अगर फ्लोरीन क्या होता है क्लोरीन के नीचे की साइड में होता है, तो फ्लोरीन तो क्या कर सकता है क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन हमें पता है बच्चों आयोडीन क्लोरीन के ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया क्लियर। तो इसमें क्या होगा नो रिएक्शन, क्लियर ठीक है बेटा। नोट करो एग्जांपल, सोनो चलो बेटा एक बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें बेटा क्वेश्चन ये आता है क्या आपको क्या बोलेगा अलग अलग जैसे मेटल कंटेनर की बात करेगा। पहली बात तो जैसे हमने यहां बात की है क्या कि क्या होगा ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, और नीचे वाली नॉन मेटल ऊपर वाली नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, जबकि अपोजिट नहीं होगा। बच्चा कहेगा सर आपने 2 पॉइंट लिखाए हैं, एक तो मेटल मेटल को दूसरा नॉन मेटल को, तो सर मेटल नॉन मेटल दे दे तो क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना, या तो मेटल मेटल को कंपेयर करवाएगा या फिर नॉन मेटल को, क्लियर ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा कंटेनर के रेस्पेक्ट में पूछता है क्या, मान लो कोई कंटेनर है बच्चों, ये मान लो कंटेनर है, क्लियर, ये कंटेनर है, इसमें मान लो कोई सॉल्यूशन फिल किया गया है, क्लियर, मान लो जो भी है कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट जो भी है बेटा कोई हम देखो ये जो कंटेनर है ये किसी मेटल का कंटेनर है, वो कोई सी भी मेटल हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, एक तो क्या पूछेगा यहाँ 2 टाइप की मेटल हो गई, एक तो क्या बेटा जैसे मान लो कोई सी भी मेटल है बेटा, ये मान रहा हूँ मैं MdSO4, और ये भी मेटल है ये M है, इसका मतलब एक मेटल तो क्या जो कंटेनर पात्र है उसकी होगी जिससे वो कंटेनर बना है पात्र बना है। दूसरी मेटल कौन सी MdS बोला है मैंने, दूसरी मेटल कौन सी है बेटा जो आपने उसके अंदर सॉल्यूशन फिल किया गया है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा क्या कि जैसे मोर रिएक्टिव मेटल के कंटेनर में लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को फिल कर सकते हैं क्या, यानी अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में कम क्रियाशील धातु के विलयन को रख सकते हैं क्या, या फिर उल्टा क्या बोलेगा कि लेस रिएक्टिव मेटल के कंटेनर में मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को रख सकते हैं क्या, यानी कम क्रियाशील धातु के पात्र में अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को रख सकते हैं क्या। सिंपल देखो लैंग्वेज सेम सी है, कैसे कंफ्यूज करवाएगा। इजी वे में मैं कहूं तो क्या कहेंगे, यहां पर एक तो आपको कोई मेटल का सॉल्यूशन दे देगा कुछ भी हो बेटा, क्लियर,
एक वो कंटेनर की मेटल है जिससे कंटेनर बना है, पात्र बना है। क्लियर? तो दोनों को कंपैरिजन करवाएगा। क्या? सीधी सी बात है, आपको कंपैरिजन किस में देखना है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर? मैंने क्या कहा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये दिमाग में रखना। ओके, तो बच्चा रटेगा कि इसमें ये रख सकते हैं, इसमें ये नहीं रख सकते, यानी ये ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए या ये ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। तो कैसे करना है समझना। एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो बच्चों कैसे, अगर मान लो जो मेटल कंटेनर वाली मेटल है, अगर कंटेनर वाली पात्र वाली धातु वो अगर ज्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, यानी एम मोर रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, एम डैश के कंपैरिजन में। हमें पता कंटेनर की मेटल है वो ओनली एम है, अकेली है। क्लियर? जबकि ये एम डैश क्या है, इसके साथ सॉल्यूशन बना रहा है और ये इसके साथ है बेटा, लेकिन हमें पता मोर रिएक्टिव अकेला रह सकता है क्या? नहीं। अरे वो लेस रिएक्टिव को भगा सकता है, नहीं भगा सकता? भगा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये जो मेटल कंटेनर वाली मोर रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, तो वो सॉल्यूशन वाली क्या करेगी, सॉल्यूशन वाली नॉन मेटल को यहां से भगा देगा, रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब रिप्लेस करेगा तो ये मेटल खुद इससे रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा बेटा। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, हमें पता है कंटेनर वो होगा, अरे धीरे धीरे डिजोल्व होगा, नहीं होगा? धीरे धीरे डिजोल्व होगा तो कंटेनर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। अब इसका उल्टा हम बोले तो क्या कहेंगे, अगर सॉल्यूशन वाली मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिसका सॉल्यूशन आपने लिया है, सपोज करो एम डैश क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कंटेनर वाली मेटल के कंपैरिजन में, एम के कंपैरिजन में। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अब सॉल्यूशन वाली मेटल एम डैश क्या है, मोर रिएक्टिव है, और हमने क्या कहा, ये अगर लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है क्या? नो। इसका मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करेगी। अगर रिएक्शन ही नहीं करेगी तो हमें पता कंटेनर क्या करेगा, खराब होगा क्या? नो। जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इसी वजह से क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन को इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। क्लियर? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, गांव की हर चीज में साइंस होती है बेटा, कहीं ना कहीं। नॉर्मली देखा होगा पुराने टाइम में जो नॉर्मली कंटेनर यूज करते वो क्या करते बेटा, मिट्टी के ही यूज करते थे बेटा। यस और नो? क्यों? अगर मेटल के यूज करते हैं ज्यादातर तो क्या होता है, मेटल वाले कंटेनर में क्या होता है, मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होने से वो रिएक्शन करने लग जाती है और कंटेनर बहुत जल्दी खराब हो जाता है बेटा। क्लियर? लेकिन मिट्टी वाले में आप कहोगे सर वो टूट जाए तो खराब ही हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी आपने रखा है उसकी वजह से वो इतना जल्दी खराब नहीं होगा बेटा। क्लियर? अब देखो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए, उसको और भी सिंपल वे में समझो बेटा। कैसे? मान लो फॉरेस्ट की हम बात करें, जंगल की बात करें, एक तो बेटा शेर है, लॉयन है। क्लियर? एक मान लो बेटा कोई लोमड़ी है, लोमड़ा है, फॉक्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। अब दोनों क्या हंटिंग पे, शिकार पे बेटा, सपोज करो। ठीक है, ये इनका मान लो शिकार है बेटा, ये गोट है, बकरी है बेटा, सपोज करो। क्लियर? अब मैं दो कंडीशन की बात कर रहा हूं, एल फॉर लॉयन शेर है बेटा, एफ फॉर फॉक्स लोमड़ी बेटा, सपोज करो बेटा ये मान लो बकरी है बेटा। क्लियर? दोनों को क्या करना है, इसका शिकार करना है। क्लियर? एक कंडीशन तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, क्या लॉयन तो इसे खा रहा है बेटा, इस बकरी को, इस गोट को, और फॉक्स क्या दूर खड़ी खड़ी देख रही है बेटा। पॉसिबल है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि हमें पता लॉयन मोर पावरफुल है तो वो इसके साथ रह सकता है। इस फॉक्स में इतनी कैपेसिटी है क्या इसको यहां से भगा सके? नो बेटा। क्लियर? इसका मतलब मोर रिएक्टिव जो होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो इस सॉल्यूशन के साथ रह सकता है बेटा। यस और नो? क्लियर? अगर कंटेनर वाली लेस रिएक्टिव है वो इसको यहां से हटा नहीं सकती। क्लियर? दूसरी कंडीशन देख लो बेटा, क्या ये मान लो फॉक्स इसे खा रही है बेटा, सपोज करो बेटा ये इसे खा रही है और लॉयन खड़ा खड़ा देख रहा है कि इसको ये कब हटे मैं खाऊं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो बेटा। ये लॉयन क्या करेगा, इसको यहां से भगा सकता है, नहीं भगा सकता? भगा सकता है बेटा। सेम वही बात है। क्या अगर कंटेनर वाली मेटल क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को इसके साथ रहने देगी क्या? नहीं, वो इसको भगा देगी। इसका मतलब मोर रिएक्टिव खुद इससे रिएक्शन करेगी तो कंटेनर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, अगर मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल के कंपैरिजन यानी कंटेनर में फील कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वाली मेटल अगर लेस रिएक्टिव है तो इसे मोर रिएक्टिव मेटल के कंटेनर में फील कर सकते हैं क्या? नो बेटा, कंटेनर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? यस और नो? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल
the solution of less reactive metal, the solution of less reactive metal not should be filled, not should be filled, not should be filled in container of more reactive metal, in container of more reactive metal, because the more reactive metal of container, because the more reactive metal of container can displace, because the more reactive metal of container can displace to less reactive metal of solution, can displace to less reactive metal of solution, and container will dissolve, and container will dissolve. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी filled, can be filled in container of less reactive metal, in container of less reactive metal, because the less reactive metal of container, because the less reactive metal of container cannot displace to more reactive metal of solution, cannot displace to more reactive metal of solution. क्लियर, ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा फटाफट, लिखो लिखो कम क्रियाशील धातु के विलयन को, कम क्रियाशील धातु के विलयन को लिखो, कम क्रियाशील धातु के विलयन को अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं भरा जाना चाहिए, कम क्रियाशील धातु के विलयन को अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं भरा जाना चाहिए, कम क्रियाशील धातु के विलयन को अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं भरा जाना चाहिए। जबकि इसका रीजन लिख लो बेटा, क्योंकि क्या कहा, यानी कम क्रियाशील धातु के विलयन को अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं भरा जाना चाहिए, क्योंकि पात्र की अधिक क्रियाशील धातु, पात्र की अधिक क्रियाशील धातु, पात्र की अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्योंकि क्या कहा, पात्र की अधिक क्रियाशील धातु विलयन की कम क्रियाशील धातु को, विलयन की कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है या विस्थापित कर देगी, तथा पात्र घुलने लग जाएगा, पात्र घुलने लग जाएगा, 5-7 मिनट और लगेगी, पात्र घुलने लग जाएगा, ठीक है, पात्र घुलने लग जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखो बेटा, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, कंप्लीट करें यार, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, लिखो अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को, 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 अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को कम क्रियाशील धातु के पात्र में रखा जा सकता है,
अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को, अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को कम क्रियाशील धातु के पात्र में रखा जा सकता है, क्योंकि 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 पात्र की कम क्रियाशील धातु, क्योंकि पात्र की कम क्रियाशील धातु, क्योंकि पात्र की कम क्रियाशील धातु विलयन की अधिक क्रियाशील धातु, क्योंकि पात्र की कम क्रियाशील धातु विलयन की कम क्रियाशील धातु, क्योंकि पात्र की कम क्रियाशील धातु विलयन की अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, चलो जैसे मनीषा का मैसेज आया, सर रिपीट करना दोनों स्टेटमेंट। बेटा देखो दोनों स्टेटमेंट मैच कर लेना। ओके, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला बेटा, सुन लेना अच्छे से और मैच करना बेटा। क्या? द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ ए मोर रिएक्टिव मेटल, या फिर लेस रिएक्टिव बोला है पहले स्टार्टिंग में, लेस रिएक्टिव। क्लियर? क्या कहा? द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल नॉट शुड बी फील्ड इन ए, क्या कहेंगे, यानी द कंटेनर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। क्लियर? बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल ऑफ कंटेनर कैन डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन भी, यानी कंटेनर विल मतलब डिकम्पोज, डिसॉल्व। क्लियर? ठीक है बेटा, हिंदी में हमने क्या बोला बेटा, इसे क्या बोला, सुनना अच्छे से, यानी कम क्रियाशील धातु के विलयन को अधिक क्रियाशील धातु के पात्र में नहीं भरा जाना चाहिए। क्यों? पात्र की अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी, कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी और विलयन क्या हो जाए, पात्र क्या होगा, वो क्या करेगा, घुलने लग जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला बेटा, इसका अपोजिट, क्या, यानी द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, द सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, बिकॉज द मेटल ऑफ ए क्या, लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ कंटेनर कैन नॉट डिस्प्लेस टू मोर रिएक्टिव मेटल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला बेटा अपन ने, कि नॉर्मली क्या करेंगे, अधिक क्रियाशील धातु के विलयन को कम क्रियाशील धातु के पात्र में रख सकते हैं, क्योंकि अगर पात्र की धातु कम क्रियाशील है तो वो विलयन की अधिक क्रियाशील धातु को क्या करेगी, विस्थापित करेगी क्या, नहीं, तो जो कंटेनर है, पात्र है, वो खराब नहीं होगा। क्लियर? और कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर मैं एक ही स्टेटमेंट बोलूं बेटा, तो उसमें कह सकते हैं क्या, द मेटल ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहा, द मेटल ऑफ सॉल्यूशन शुड बी मोर रिएक्टिव कंपेयर एज मेटल ऑफ कंटेनर। क्या कहा, विलयन की धातु पात्र की धातु की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, तो दिमाग में सेट कर लेना, ये ट्रिक लिख लेना बेटा, स्टामा करके, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? लिखो, द मेटल ऑफ ए सॉल्यूशन, ये ट्रिक लिखो बेटा लास्ट में, द मेटल ऑफ सॉल्यूशन, द मेटल ऑफ सॉल्यूशन, द मेटल ऑफ सॉल्यूशन, the metal of solution should be, the metal of solution should be more reactive, the metal of solution should be more reactive compare as metal of container। हिंदी में लिखो, पात्र की धातु की तुलना में, पात्र की धातु की तुलना में, पात्र की धातु की तुलना में विलयन की धातु अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। विलयन की धातु अधिक क्रियाशील होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आया यहां तक? क्लियर? ठीक है। एक बच्चों अपन ने क्या कहा, नॉर्मली जैसे अपने कहा था हाइड्रोजन से जो अपर साइड में मेटल होगी वो क्या करेगी, अलग अलग कंडीशंस में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती नहीं करती बेटा, डिस्प्लेस करती है। कैसे बच्चों, नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में अपन ने क्या कहा, स्टार्टिंग की जो 6 मेटल्स होती है वो तो क्या करती है, कोल्ड वाटर के साथ, नेक्स्ट 5 क्या करती है, हॉट वाटर के साथ, Fe क्या करता है, स्टीम के साथ, फिर Fe के बाद जो Pb तक आता है, Sn से Pb तक, वो क्या करती है, एसिड्स के साथ बेटा क्या करती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है। लेकिन हाइड्रोजन
से नीचे वाली मेटल्स होती है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे? द मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन अपर साइड फ्रॉम हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन इन डिफरेंट कंडीशंस, बट द मेटल विच आर प्रेजेंट इन लोअर साइड फ्रॉम हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन। यस और नो? क्लियर? लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। द मेटल्स, लिखो द मेटल्स विच आर प्रेजेंट, the metals which are present upper side from hydrogen, the metals which are present upper side from hydrogen, the metals which are present upper side from hydrogen, the metals which are present upper side from hydrogen can displace to hydrogen, can displace to hydrogen in different conditions, can displace to hydrogen in different conditions, can displace to hydrogen in different conditions while the metals which are present in lower side from hydrogen, while the metals which are present lower side from hydrogen cannot displace to hydrogen, cannot displace to hydrogen, cannot displace to hydrogen। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, लेकिन हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। क्लियर? अरे बात समझ में आई? अब बच्चों बात करें, देखो जैसे लास्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इस कॉन्सेप्ट पर कैसे करना है, क्या करना। ईसीएस में कई सारे एलिमेंट है बेटा, तो ध्यान रखना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन एनोड पर रिएक्शन करेगा, कौन है कैथोड पर रिएक्शन करेगा। तो ध्यान रखना जो एलिमेंट अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में क्या होगा, अपर साइड में है, अपर साइड में वो क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन करेगा, एनोड पर रिएक्शन करेगा, एनोड पर रिएक्शन करेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा खुद का। क्लियर? और जो हमें पता लोअर साइड में है बेटा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो किस पर रिएक्शन करेगा, कैथोड पर रिएक्शन करेगा। ओके, मैंने क्या कहा बेटा? ठीक है, इसका मतलब समझो। सबसे पहले बच्चों देखो, ये अगर कंफ्यूजन हो तो अपनी ट्रिक ध्यान रखना, वही ए बी सी। ए फॉर क्या होगा बेटा, एनोड, ए फॉर एनोड, और सी फॉर क्या होगा रे, कैथोड। क्लियर? ठीक है, एनोड पर कौन सा, अपर साइड। ठीक है, यानी जो अपर साइड में होगा वो क्या करेगा बेटा, एनोड पर रिएक्शन करेगा, और ये क्या होगा, लोअर साइड। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो हमें पता है बच्चों, ईसीएस में हमने अरेंज कैसे किया है, एसआरपी के बढ़ते क्रम में, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम, यानी नीचे वाले एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा होगा। क्लियर? और ऊपर वाले एलिमेंट का क्या होगा, एसओपी ज्यादा होगा। यस और नो? इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, एसओपी ज्यादा, मोर एसओपी और एसओपी ज्यादा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी, दूसरे को रिड्यूस ज्यादा करेगा, इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो क्या कहा, मोर ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आया, मोर एसओपी मतलब है मोर ऑक्सीडेशन, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब किस पर रिएक्शन करेगा, रिएक्ट एट एनोड। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई। अगर अपन बात करें लोअर साइड वाले एलिमेंट की बात करें तो इसका एसआरपी ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पोटेंशियल हमें पता है, रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद का रिडक्शन है क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। यस और नो? इसका मतलब क्या लिखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या लिखेंगे, मोर रिडक्शन। क्लियर? मोर रिडक्शन, खुद का रिडक्शन ज्यादा होगा, और रिडक्शन होगा
होगा तो किस पर रिएक्शन करेगा, कैथोड पर रिएक्शन करेगा। तो क्या लिखेंगे, रिएक्ट एट कैथोड। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे बात समझ में आ गई। लिखो बेटा लास्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो लिखो द एलिमेंट प्रेजेंट इन अपर साइड, the element present in upper side will react at anode, the element present in upper side will react at anode and it will oxidize, while the element present in lower side will react at cathode and it will reduce, ये reduce होगा। ठीक है, हिंदी में लिखो फटाफट, लिखो ऊपर स्थित तत्व एनोड पर क्रिया करेगा, ऊपर स्थित तत्व एनोड पर क्रिया करेगा तथा ऑक्सीकृत होगा, जबकि नीचे स्थित तत्व कैथोड पर क्रिया करेगा तथा अपचयित होगा। क्लियर, ये फटाफट लिखो बेटा जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, फटाफट लिखो। कलिए बेटा, लिख लिया क्या? चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। लिखो बेटा एक रिएक्शन लिखो, 2Ki प्लस X2 इसको टू क्या लिखेंगे बेटा, 2Kx प्लस I2। रिएक्शन लिखो फटाफट, लिख लिए? आगे लिखो द एलिमेंट X विल बी, तत्व X होगा, ऑप्शन लिखो बेटा F2 फिर Cl2 नंबर 3 Br2 नंबर 4 ऑल इज वेल। कौन सा होगा रे, कौन सा करना बेटा, ऑल इज वेल। क्यों बच्चों, हमें पता है, देखो नॉर्मली अपने क्या कहा, एक एक रूल हमने पढ़ा है बेटा कैसे करना। देखो आयोडीन हेलोजन को कंपेयर करवा रहा है, कैसे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजन को कंपेयर करवा रहा है। इसका मतलब यहाँ से आयोडीन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अरे आयोडीन रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह कौन ऐड हो रहा है बेटा, एक्स। इसका मतलब एक्स ने क्या किया, आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया बेटा। क्लियर, और हमें पता है आयोडीन को कौन रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तीनों रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयोडीन के नीचे प्रेजेंट होते हैं बेटा। यस और नो, मैंने क्या कहा था, नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में हेलोजन का सीक्वेंस क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, जबकि ईसीएस में ये सीक्वेंस क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपने बात की बेटा अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है? ठीक है बेटा, चलो बच्चों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। एक एक चीज़ अपने डिस्कस की है, और ये जो आज अपने पढ़ा है बेटा इसी, इसमें ट्रिक्स हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, एक एक चीज़ हमने डिटेल से डिस्कस की है, कैसे करना क्या करना, कोई भी डाउट हो जरूर डिस्कस करना। क्लियर, ठीक है बेटा। बाकी अपनी शाम को जो क्लास होगी बेटा गैस स्टेट की, थोड़ा सा लेट हो गई चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में, बाकी बात जो नेक्स्ट अपन को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना वो इवनिंग में अपन बात करेंगे गैस स्टेट के साथ। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा, ओके।